नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है भारत बंद, सियासत प्रचंड। जी हां, एससी एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर जमकर हो हल्ला हो रहा है। एक तरफ जहां दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत कई दलों ने बंद का समर्थन भी किया है। अब बीजेपी आरोप लगा रही कि विपक्ष का काम सिर्फ आरक्षण पर राजनीति करना है, तो कांग्रेस कह रही है कि वो पिछड़ों की आवाज़ उठा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जाति के नाम पर राजनीति हो रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बवाल मचा क्यों है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरक्षण को लेकर भारत बंद पर सियासत भी प्रचंड। एससी एसटी को लेकर सब कैटेगरी बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अब संग्राम मचा हुआ है। दलित और आदिवासी संगठन ने इस पर नाराजगी जताते हुए भारत बंद का ऐलान किया, जिसका समर्थन बसपा, कांग्रेस समेत जयस जैसे राजनीतिक दल कर रहे हैं। हालांकि इस बंद का असर उतना नहीं दिखा जितना इस पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये बंद वही कर रहे हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति करना है। देखिए, ये तो राजनीति है। मैंने कहा कि इसके पीछे राजनीति है। ये राजनीति कर रहे हैं, कोई दूसरा काम है नहीं। एसटी एससी के नाम पर राजनीति करना है। जीवन भर कांग्रेस ने राजनीति किया एसटी एससी के नाम पर। आज मायावती भी ये कर रही है, बाकी और लोग भी कर रहे हैं। अब बीजेपी ने इस बंद के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और आरक्षण के नाम पर राजनीति के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने फिर वही राग अलापते हुए बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। आज पूरे देश में वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, उनको ही कुचलने का काम कर रहे हैं और बाकी का काम जो है सेठ जी के लिए। तो इसका विरोध तो होगा हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देना। कांग्रेस कर रही है, सब विरोध कर रही है, राजनीति कर रही। तुम जो है ये भजन कर रहे हो, इस तरह से पूरे देश की बर्बादी में है। ये इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाने की खूब दुहाई दी थी। साथ ही बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया था कि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, लिहाजा विपक्ष को इसका फायदा भी मिला। उसकी सीटों में इजाफा हुआ और अब वो फिर आरक्षण के बहाने बीजेपी को घेरने में जुट गई है। वही बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ये साबित किया जा सके कि विपक्ष आरक्षण के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहा है। खैर, आरक्षण पर छिड़ा ये रण फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया और हमारे साथ कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं डिक्की के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सरवैया, जो खासकर उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो दलित समाज से आते हैं, जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो कहीं पिछड़े हैं, उनको सामाजिक स्तर ऊपर ले जाने के लिए अनिल जी लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अनिल जी भी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है अनिल जी दोबारा आपका। तो सबसे पहले मैं अनिल जी आपसे ही समझना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला दिया। 1960 से ये मांग चल रही है, अलग अलग राज्य सरकारों के समय ये मांग हुई, यूपीए की सरकार के समय भी रही। कई बार आया कि भाई एक खास वर्ग है जो लगातार आरक्षण का फायदा लेता चला जा रहा है, जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रहा है। इसको ऐसे कहें सीधे शब्दों में, पूजा खेड़कर का मामला हमारे सामने है, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का मामला हमारे सामने, जो मध्य प्रदेश से सांसद भी रहे, प्रदेश में आईएएस अफसर भी थे, कि उनका परिवार ही लगातार आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों पर जा रहा है। बाकी का वो तबका उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पर थोड़े पीछे हैं या पिछड़ चुके हैं।
तो उसको लेकर शायद ये मांग लगातार उठ रही थी और कई राज्यों से उठ रही थी, बहुत समय से ये काम चल रहा था। तो इसको लेकर अब ये जो आंदोलन हो रहा है अनिल जी, क्या आपको लगता है ये जायज है और इसमें क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को आप कैसे देखते हैं? बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज एक शो के चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, जो वास्तव में ये एक बहुत संवेदनशील मामला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और जो आरक्षण का विषय भारत में हमेशा ही बहुत संवेदनशील रहा है। और जब इसको हम राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं और अलग अलग राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हर जगह ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, सामाजिक स्थिति के हिसाब से हर राज्य में इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या और अलग अलग तरीके से इसका संदर्भ और अलग अलग तरीके से इसका असर और प्रभाव जो है दिखाई देता है। इस समय एसटी और एसटी के समाज में जो चल रहा है इस विषय को लेकर, निश्चित तौर से बहुत लंबे समय से कुछ मांग चल रही है। और आज भी आप देखेंगे कि कई लोग, अगर इसका आज जो भारत बंद का आह्वान किया है, तो कई लोग उसके समर्थन में भी आज जो खुल के आए देश के अलग अलग राज्यों में। अब यहाँ इसको समझना ये जरूरी है कि मेरी जो चिंता है यहाँ पर इस बात की है कि ये मुद्दा सही है कि गलत है। ये एक बड़ी बहस का विषय है और इसके पीछे कुछ तकनीकी कारणों पे जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक ये कहना पहली बार में कि ये सही है और दूसरी ओर ये कह देना कि ये सही नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण है, उनको जानना बहुत आवश्यक है कि भाई एक अनुसूचित जाति में या जनजाति में एक वर्ग आगे चला गया और बाकी वर्ग पीछे रह गए हैं, उनको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। पहली बार में जब इस बात पर चर्चा करते हैं तो ये सही दिखता है। लेकिन जो मेरी यह चिंता है वो इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो अपील, जितनी याचिकाएं थी, उनको अध्ययन करने के बाद जो निर्देश दिए, निर्देश बहुत साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राज्यों को। संशोधन चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने केवल सलाह दी है, निर्देश ऐसा नहीं है कि आदेश निर्देश सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है, उन्होंने केवल ऐसा राज्यों को करना चाहिए, राइट। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है, ये सलाह मुझे लगता है इसके पीछे काफी अध्ययन किया होगा उन्होंने और सभी सामाजिक पहलुओं को इसमें देखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आज समाज में हम एक सामाजिक टकराव की स्थिति जो देख रहे हैं, इस निर्णय का जो सबसे अप्रत्याशित पहलू है, जो दिखाई दे रहा है कि एससी में ही और एसटी में ही कई समाज अब आमने सामने की स्थिति में आ गए, जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो और जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये किसी भी हाल में ये सामाजिक टकराव, जो सामाजिक सौहार्द है, वो ये जो असंवेदनशील स्थिति नहीं बननी चाहिए, ये सबसे बड़ा विषय और चिंता का विषय। तो मुझे क्या लगता है, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुझाव दिया, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी कुछ एक सुझाव, केवल सुझाव देने से मतलब के साथ साथ ये बोलना, कुछ ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि इसको जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, अगर राज्य इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका कोई फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चूंकि अभी ये बात बड़ी अधूरी सी आई है कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए, चूंकि फॉर्मूला नहीं आया तो अभी बहुत सारी जगह अनिल जी लौटूंगा आपके पास, जरा हम और समझ लेते हैं इसको। 565 पेज का करीब का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे अपने फैसले में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसने कहा है कि किसी भी वर्ग को जो है एक जाति को पूरा आरक्षण का लाभ ना मिल जाए, कैटेगराइजेशन करें, उनकी जो है गिनती कराएं, बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए हैं, वो अपनी जगह है। प्रदीप जी, आपने सुना, अनिल जी को भी सुना आपने, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं किया कि ये लागू करना। सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है संविधान बनाने का, संविधान संसद बनाती है, वहाँ से जो कुछ भी निर्णय होते हैं वो केवल सुझाव दे सकता है या कुछ गलत हुआ उसको ठीक करने के लिए कह सकता है। फिर कांग्रेस पार्टी इसमें हवा क्यों दे रही है? क्यों बंद का आप भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्यों आपके बड़े नेता उस चीज़ पर आ रहे हैं कि हम भी साथ में हैं? क्यों एक विद्वेष की राजनीति जो है, उस एक वर्ग है जिसके बीच में अभी अनिल जी को सुना, जो उसी वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कि वहां पर भी अगले पिछले की लड़ाई शुरू हो गई है और आप लोग हवा दे रहे हैं तमाम राजनीतिक दल। देखिए प्रभु जी, बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इन्होंने लगातार संविधान पर हमला किया है। अनुसूचित जाति का, एट्रोसिटी का मामला हो, चाहे अभी वर्तमान में 1 अगस्त का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की पीड़ा है और अनुसूचित जनजाति वर्ग और दलित वर्ग की जो आबादी है, उसका कोई एम्पेरिकल डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है।
मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, आज लगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक प्रोपोगेंडा फैला रही है हमारे ही दलित भाइयों के बीच में, आदिवासी भाइयों के बीच में, कि फला जाति का आदमी तुम्हारा आरक्षण खा रहा है, फला जाति का व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ गया है। पर आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य भी रहा हूँ। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज के मामले जो गाँव में जो आबादी रहती है, विशेष रूप से जो हमारा अहिरवार समाज है, आज वो आबादी गांव में भी रहती है और अनुसूचित जाति वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संख्या करीब 60% है। मध्य प्रदेश में 2011 की जो जनगणना है उसमें 1,13,00,000 आबादी अनुसूचित जाति की थी मध्य प्रदेश में, उसमें 52% अहिरवार समाज का जनसंख्या थी। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि अहिरवार समाज के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, तो 10 संख्या में 5-6 लोग तो हमारी ही संख्या ज्यादा है, लेकिन उस अनुपात में भी हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला और बैकलॉग खाली है। अनिल भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो प्रदीप जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आरक्षण समाज ज्यादा है लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। यही तो इसीलिए तो कोटे में कोटे की बात हो रही है ना। पूजा खेड़कर के पिताजी भी आईएएस थे, पूजा खेड़कर भी कोटे का फायदा लेकर आईएएस बन गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये आरक्षण आप जिस परिप्रेक्ष्य में बात रख रहे हो, आरक्षण हमें छूत के कारण मिला, भेदभाव के कारण मिला है। हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आरक्षण नहीं मिला, हमारे प्रतिनिधित्व को देने के लिए आरक्षण मिला है। और अनिल भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। शिक्षा और सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण के लाभ दिया जाए, इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया था। निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा अनुसूचित जाति वर्ग को और अनुसूचित जनजाति वर्ग को छुआछूत के कारण मिला है। आप इस बात को समझ लीजिए। हमारे संविधान की भाषा ये नहीं है प्रदीप जी जो आप कह रहे हैं। संविधान की भाषा जो है, इसके लिए एट्रोसिटी एक्ट अलग बना हुआ है, जिसको कि पिछले बार सरकार ने भी, जिसको आप कह रहे हैं संविधान तोड़ रही है सरकार, उसने संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। प्रभु जी, आरक्षण हमें जो मिला है अनुसूचित जाति को, वो छुआछूत और भेदभाव के कारण मिला है। मैं संवैधानिक शब्द की बात कर रहा हूँ। संविधान में उसकी शिक्षा और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग को आप सुधारिए। अनुसूचित जाति वर्ग को जो आरक्षण मिला, अनिल भाई से पूछ लीजिए, ये सामाजिक भेदभाव छुआछूत के कारण मिला है। और 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर और जब गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, उसके कारण ये हमें आरक्षण मिला है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अटॉर्नी जनरल ने भी उसको गलत व्याख्या करी है। इसी की तो लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। वर्गीकरण का अधिकार इस देश उसने किया भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया भी नहीं, उसने केवल सुझाव दिया है। पंजाब में पहले से, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए मैं आपको बता देता हूँ प्रदीप जी। 1960 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके लिए एक जस्टिस रामचंद्र आयोग की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो है ये कहा कि एक विशेष जाति के लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, तो उस कमेटी ने जो है 4 ग्रुप बनाने की सिफारिश की उस वर्गों के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये मामला आया 2001 में उत्तर प्रदेश में हम उस समय मान लेते हैं राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, हुकुम सिंह समिति बनाई उनने। वहाँ पर उनने कहा कि एक वर्ग के लोग आरक्षण का ज़्यादा फायदा ले रहे हैं, इसके लिए कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। इसके बाद आगे हैं, यूपीए की सरकार थी 2006 में। यूपीए की सरकार ने जो है उषा मेहरा की अध्यक्षता में इसी काम के लिए, कोटे में कोटे के लिए एक कमेटी बनाई थी। यूपीए की सरकार ने भी बनाई थी, जहां से आप कांग्रेस ही यूपीए चला रही थी। 2007 में बिहार में महातीर्थ पंचायत ने भी यही डिमांड की कि कोटे में कोटा दिया जाए। 2009 में जो है आंध्र प्रदेश, जब उसमें पूरा आंध्र प्रदेश था, वाईएसआर जो मुख्यमंत्री थे, उनने इसको लेकर केंद्र सरकार को कहा कि आप इस संविधान में संशोधन करके प्रावधान कीजिए कि एक ही वर्ग का व्यक्ति जो ज़्यादा फायदा ले रहा है, उसमें क्रीमी लेयर की बात उनने कही थी। वाईएसआर ने, वो भी कांग्रेस, पूरी बात सुन लीजिए। 2009 में जो है उसके बाद जो है तेलंगाना के जो केसीआर हैं, उनने भी 2019 में इसी मांग को रखा। पंजाब का ये जो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनने जो है वाल्मीकि समाज और जो मजहबी सिख हैं उनको एससी के आरक्षण में 50% आरक्षण दे दिया, उसके खिलाफ अपील की गई थी, वहाँ पर मामला आया। तो ये कोई दूसरा सरकार, ओबीसी वर्ग का नेता या कोई ब्राह्मण ठाकुर नेता आपके आरक्षण पे डाका नहीं डाल रहा है या वो विरोध नहीं कर रहा था। ये आपके वर्ग से ही मांगे उठ रही हैं, आपकी ही सरकारों के लोग आपके प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। जब देश में शेड्यूल बना, उस समय इस देश में हर व्यक्ति के साथ छुआछूत थी, हर व्यक्ति शैक्षणिक रूप से एट्रोसिटी अलग चीज है सर। एट्रोसिटी मेरी बात तो समझ, एट्रोसिटी पे नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ, एट्रोसिटी पे नहीं, जो हम केवल अपने विषय पे बात करेंगे। हम देखिए, हम इस बहस को, हम इसमें कोई अनर्गल बहस नहीं करना चाहते हैं प्रदीप, इसलिए आप जुड़े हैं, अनिल जी जुड़े हैं, वाणी जी जुड़ी हैं। हम इसको लोगों तक समझना चाहते हैं कि आखिर क्या है मामला, क्यों विरोध हो रहा है, क्या विरोध जायज है
कोर्ट का निर्णय गलत है, सरकार गलत है, या विरोध करने वाला जो वर्ग है वो गलत है, या जो वर्ग इस मामले के पक्ष में नहीं है, जो दूर खड़ा है, वो गलत है? हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। निर्णय नहीं दिया है उसने, केवल सुझाव दिया है प्रदीप जी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निर्णय हो जाती है, आपको भी पता है प्रभु जी, आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी दी है तो राज्य सरकार ये कह के कानून बनाएगी और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी कि हम तुम्हें इतना दे रहे हैं, तुम्हें इतना दे रहे हैं। और अनिल भाई भी जानते हैं कि किस तरीके का हमारे समाज में बिल्कुल। तो हम आपको बता दें प्रदीप जी कि इसका सबसे पहले स्वागत जिसने किया है वो आपके रेवंत रेड्डी ने किया है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। अभी हम वाणी जी के पास चलते हैं। वाणी जी, आपकी पार्टी के जो एनडीए के जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी आंदोलन में हैं, और उसके बाद आपकी पार्टी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई अपने सहयोगियों को तो संभाल लीजिए आप। चिराग पासवान आंदोलन में है, दूसरे नेता आपके पार्टी के सहयोगी आंदोलन में है, तो ऐसा एनडीए क्या बनाया आपने कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को और मेरे साथ इस मंच पर जो डिबेट में है मौजूद सबको प्रणाम करती हूँ। दोनों विद्वान साथी आपके साथ मौजूद फैलाने वाली राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के इंटरप्रिटेशन और गाइडलाइंस देता है जो कि इस पूरे मामला में उसने किए हैं, और हम लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये है कि गाइडलाइन दे कि जिनको आरक्षण का आवश्यकता है, जिन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है, जिन्हें समाज में एक बल देने की आवश्यकता है, उनके और सब कैटेगरीज यानी और वर्गीकरण हो जिससे कि लाभ 100% नीचे तक पहुंचे। ये रोटियां सेकने वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बिल्कुल एक विषय नहीं होना चाहिए, और भेदभाव और समाज को बांटने का विषय नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है ये कई नेताओं का, कई पॉलिटिकल पार्टीज का, जो इसे एक आप ये बात जो आप कह रही हैं अनिल जी ने भी कही है, ये बात अनिल जी ने भी कही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एनडीए, जब आप बीजेपी के लोग इस बात पर कांग्रेस या दूसरे दलों को निशाने पर ले रहे हैं, तो आपके गठबंधन के सहयोगी जो आपके केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं वो तो उधर समर्थन कर रहे हैं, तो पहले अपने लोगों को तो संभालिए, फिर कांग्रेस की तरफ देखिए। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो इस मुद्दे को भी, उस पर भी बात करेगा, चर्चा करेगा और उन्हें सही तथ्य दिखाएगा। क्योंकि देखिए, संविधान जो दिया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उसके अनुकूल भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। संविधान के ऊपर राजनीति 100 बार इसको संविधान का संशोधन करने वाली जो पार्टी है वो आपको भी पता है। अरे मैडम, आपने भी किया है, इसमें मत जाइए। तो बीजेपी ने भी किया है, बीजेपी ने भी वही किया है, इसमें मत जाइए आप। मूल आप तो ये बताइए, आप चिराग पासवान को रोक नहीं पा रहे हैं, फिर दूसरे पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? नहीं किया है 100 बार करके। एट्रोसिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, आपने अभी बदला, अभी बदला कुछ साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे कानून जो आपने भी बदले, फिर आपने किया तो अच्छा, उनने किया तो खराब, उनने भी समय के अनुकूल निर्णय लिया। हमें बदलना पड़ता है, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया है, ऐसे कभी नहीं किया है जिससे देश की सुरक्षा के सरकार जो भी होता है वो निजी स्वार्थ के लिए, कोई अपने लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम करता है। चलिए आएंगे आपके पास, एक मिनट रुकिए, आपके पास आएंगे। अनिल जी, सुना आपने दोनों लोगों को। अनिल जी, क्या स्थिति है, कहाँ जा रहे हैं हम? आप चूंकि इस वर्ग पे बीच में लगातार काम कर रहे हैं तो आपकी भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आखिर होना क्या चाहिए आखिर? क्योंकि एक दूसरे पे दोषारोपण, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय क्यों दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट वो है जब हम सरकार से नाराज होते हैं, जब हम व्यवस्था से नाखुश होते हैं, तो आखिरी क्षण आदमी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है या भगवान के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दर्जा भगवान के बराबर है, अब उस पर ही उंगली उठ रही है। अनिल जी, बिल्कुल प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये विषय को आप एक चर्चा को एक सार्थकता की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी जो आपने कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया कि क्या होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय। ये सही है, गलत है, किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में, मैं फिर से कहता हूँ, सवाल ये कि क्या होना चाहिए, जो अभी आपने कहा। तो ये सबसे बड़ा विषय। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक छोटे से बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ जी। पिछले
75 साल में देश के सामने बड़े जटिल से जटिल विषय आए, कई विषय आए जिन पर शायद सरकारों को, चाहे कोई भी सरकारें हो, उनको फैसला लेने से पहले या कोर्ट कचहरी के कई डिसीजन रहे, उन पर अमल करने से पहले सरकारों को बहुत सोचना पड़ा, बड़ा असमंजस की स्थिति उससे बनी, और भी कई इस तरह की चीजें आई हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस देश में एक सिस्टम चलता है, एक परंपरा चलती है, किसी कार्य को करने का एक तरीका होता है। हम देखते हैं कि जब इस तरह के विषय होते हैं तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश होती है। तो मुझे क्या लगता है इसमें प्रभु जी, कि चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो, चाहे ये संविधान का मामला हो, चाहे ये कोटे का मामला हो, चाहे वो लेटर एंट्री का मामला हो, इस तरह के जितने भी विषय हैं, इन पे बवाल जो मचता है और इसमें जो मुद्दे की बात है, जो ओरिजिनल चीजें गायब हो जाती है पूरे फसाद में, है ना, उसमें कहीं कहीं जनहित भी गायब हो जाता है। तो उसके पहले जो क्या होना चाहिए था, मैं उसका जवाब देता हूँ कि जब भी कोई ऐसी विषय आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए, चाहे वो सरकार के माध्यम से आए, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से आए, और राजनीतिक पार्टियों का भी ये इसमें दायित्व बनता है कि इन विषयों पे कम से कम आम सहमति बनाने का कोई पहला प्रयास होना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय पे जाया जाए। पहले दोनों पक्षों का एक उस पर तर्क वितर्क और बातें आना चाहिए। अभी जैसे मैंने जब अपनी बात शुरू की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि जब पूरे भारत को हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति का एक अलग तरह का वो दिखता है, लेकिन जब राज्यों में आप जाते हैं तो स्थितियां बदली हुई दिखती है। अभी आपने अपने विश्लेषण में बताया कि किन किन राज्यों में किस किस तरह से कब क्या क्या निर्णय हुए, कौन कौन सी कमेटियां बनी और किस किस की मांगे आई। तो परिस्थितियों के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बहुत बदल जाती हैं। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये रही है, और जो अभी होना चाहिए, अभी भी समय है। मैं फिर से कहता हूँ कि मेरी चिंता यहाँ पे सामाजिक सौहार्द की चिंता है, ये जो आपकी वर्ग संघर्ष ना हो उसकी चिंता है। तो होना ये चाहिए किसी भी विषय पर, और खासकर इतने संवेदनशील विषयों पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये तीनों मामलों में। अच्छा अनिल जी, आम सहमति बनाएगा कौन? अनिल जी, हम जो है आप जो है डिक्की के अध्यक्ष, आपको लीडर इसलिए चुना गया डिक्की का कि जो विषय है आ रहा है या कोई स्कीम के बारे में बात करनी है तो आप लोगों को बता सकें, उसके बारे में पहुंचा सकें, उनके क्या हित लाभ हो रहे हैं, सबको बराबरी से बढ़ सके। लीडर का ये कर्तव्य होता है ना। तो ये जो आम सहमति बनाने का काम है, जो हम लीडर चुनते हैं देश में 5 साल के लिए, क्या लीडरों का दायित्व नहीं है? क्या राजनीतिक दलों का दायित्व नहीं है कि समाज के लोग आए? राजनीतिक दल तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें ऐसे मसलों पर? किसका दायित्व है, ये भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। निश्चित तौर पर प्रभु जी, ये पूरा दायित्व सबसे पहले तो मैं यही मानता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आप देखिए, इस मुद्दे पे भी किसी एक पार्टी का एक स्टैंड नहीं है। किसी राज्य में उसका स्टैंड कुछ और है, किसी राज्य में उसका स्टैंड कुछ और है, मुद्दे अलग। तो सबसे पहले, चूंकि ये विषय राजनीति से भी जुड़े होते हैं, राजनीतिक पार्टियों को समाज के बीच जाना चाहिए, लोगों के विचार जानना चाहिए कि अगर लोग पक्ष में है तो क्यों, विपक्ष में है तो क्यों है, उनका विश्लेषण करना चाहिए। और जो सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्रव्यापी संगठन है, या जिनका समाज में प्रभाव है, इन संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि आप आए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस विषय पे चर्चा हो रही है, और ये विषय यहाँ से उठ के आ रहा है आपके माध्यम से कि आम सहमति, इस पे विचार, इसके पक्ष विपक्ष में क्या क्या बिंदु हैं, उन पे चर्चा का एक रास्ता खुलना चाहिए। सही कहा आपने जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वाणी जी, सुना आपने। मैं आपको बता देता हूँ वाणी जी कि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 9 तारीख को रात को शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। रात को जो है अश्विनी वैष्णव जी जो मंत्री हैं, उनने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। उनने उस मुद्दे को एड्रेस किया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया था, इसलिए हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। बाबा साहब के संविधान में कोटे के अंदर कोटा भी नहीं था। इस बारे में आपकी सरकार, कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया। शायद बवाल यहाँ से शुरू हुआ ना, जिसकी वजह से आज हम इसको चर्चा कर रहे हैं। आज पूरा देश में जो आंदोलन हो रहा है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है। तो आपकी सरकार पहले ही स्पष्ट कर लेती। सरकार तो सरकार है, उसको तो सब चीजें पता है। देखिए, हर कालखंड में एक रिफाइनमेंट करना पड़ता है और नियम कायदों को अपग्रेड करना पड़ता है, उनमें परिवर्तन लाना पड़ता है, उनको एडिट करना पड़ता है। तो अगर आप ये सोचें कि क्रीमी लेयर को अगर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है तो वो सक्षम लोग हैं,
जिनको आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है वाणी जी आप समझ नहीं पाई, वाणी जी मुझे लगता है विषय को आप समझ नहीं पाई, वाणी जी आप शायद गलत बात कर रही हैं, विषय को समझ नहीं पाई। जो मैंने कहा और जो आपके मंत्री ने कहा वो कुछ और बात कही थी। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वाणी जी आपका भी धन्यवाद और अनिल सिरवैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत बंद को लेकर सियासत हो रही है, एक ऐसे मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है जिसके पक्ष में और विपक्ष में उसी वंचित वर्ग के लोग खड़े हैं जिस वर्ग की भलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुनाया था जिसमें ये सलाह दी है। अब इस निर्णय को लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, राजनीतिक दल इसमें अपने फायदे नफ़े नुकसान के हिसाब से लोगों तक बातें को पहुंचा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज हमको भारत बंद पर ये जो सियासत प्रचंड हो रही है ये देखनी पड़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जनता के जनप्रतिनिधि होने का वो दायित्व को समझेंगे और जनता तक सही बातें पहुंचाएंगे, जनता के हित की बातों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दबाव बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुद्दा तो है मैं आज बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।